तो आज अपन थोड़ा सा 5 से 7 मिनट किसी डिजीज पे बात करेंगे, एक बीमारी पे। एक डिजीज है स्कोलियोसिस, SCLIOSIS, स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या डिजीज है? किसी बच्चे ने आज तक सुना है? स्कोलियोसिस नहीं सुना किसी ने? ओके, हिंदी में इसको मैं बताऊंगा आपको, कहीं कहीं पे इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, बाकी मैं पूरा आपको हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है? ये आजकल बहुत लोगों में प्रॉब्लम आ रही है। स्कोलियोसिस होता है रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसका टेढ़ापन। अब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन जो हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि आपकी पीठ में, कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। आम बात है, कोई भी चीज सीधा है और ये यदि मुड़ेगी, टेढ़ी हो जाएगी तो क्या होगा? पेन होगा। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं मेडिकल की भाषा में? स्कोलियोसिस, ठीक है? SCLIOSIS, स्कोलियोसिस, इनकी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। अब इसके टेढ़ापन का हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ा है? पहली बात तो ये ना कि कोई बीमारी है, उस बीमारी के हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज है, ये बीमारी है। स्कोलियोसिस की बीमारी को चेक करने के लिए आप खुद भी अपने घर पे एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है? क्लाइंट को सामने, और चलिए निधि आ जाइए यहाँ पे, हाँ, और मेरी तरफ फेस करके वहाँ पे खड़े हो जाएं, थोड़ा सा पीछे। इस प्रकार से क्लाइंट को खड़ा करना है और क्लाइंट को बोलना है कि अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। अभी आप फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें दोनों हाथों से, मुंडी को नीचे कर लें। यस, यहाँ पे कोई क्लाइंट मोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, तो उसको पैर के अंगूठे में पकड़वा करके उसको बोलना कि सामने दोनों हाथ जमीन पे रख लो, यानी कि पर्वत आसन। हो जाएगा यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लाइंट है उसने जो शर्ट या जो टी शर्ट पहना होगा उसको क्या कर देना, एग्जिट कर देना, उतरवा देना, ताकि आपको रीढ़ की हड्डी साफ नजर आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रीढ़ की हड्डी आपको सीधा यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है? कुछ बच्चों का या कुछ बड़ों का, अडल्ट होंगे, वेस्ट होंगे, जो भी होगा, उसका क्या होगा? टेढ़ा आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे दो प्रकार का टेढ़ापन नजर आता है। पहला होता है सी टाइप और दूसरा होता है एस टाइप। सी इंग्लिश का वर्ड आपने देखा, सी कैसे बनता है? ऐसे। तो रीढ़ की हड्डी क्या होगी? ऐसे का आकार बनाएगी, इनकी ऐसे, इनकी एक तरफ बीच से क्या हो जाएगी? दब जाएगी वो, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? उसका सी आकार हो जाएगा। दूसरा होता है एस आकार। एस आकार, एस का वर्ड देखा आपने? तो एस आप उस तरफ फेस कर ली पर बेटा, हाँ, और दोनों हाथ नीचे जमीन पे पर्वत आसन में आ जाओ ताकि आपको भी रिलैक्स रहेगा। हाँ, तो सी आकार मैंने बताया कि सी आकार बनेगा इस प्रकार से, रीढ़ की हड्डी ये आकार ले लेगी, इनकी ऐसे सी, ठीक है? इस प्रकार से ले लेगी तो किसी सी आकार। एक होगा एस टाइप। एस टाइप में क्या होगा? यहाँ से रीढ़ की हड्डी इधर आई और यहाँ से ऐसे एस टाइप बना लेगी। मैं जितना फिंगर का वो दे रहा हूँ इतना ही बनेगा, नॉर्मल बनेगा, लेकिन एक आकार बनाएगा। एस आकार इस प्रकार से घूम जाएगी, सी आकार इस प्रकार से घूम जाएगी। तो ये दो टाइप की डिजीज है स्कोलियोसिस। चलिए बेटा बैठ जाइए अपनी जगह पे। तो स्कोलियोसिस यानी कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन आप अपने घर पे एक दूसरे का चेक करिए, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए। अब स्कोलियोसिस डिजीज की बीमारी 3 प्रकार की मानी गई। कितनी प्रकार की मानी गई? 3 प्रकार की। पहली है आनुवांशिक। क्या है? आनुवांशिक, यानी कि आपके पूर्वजों में, आपके दादा, आपकी दादी, आपके पापा, आपकी मम्मी, उनमें यदि ये बीमारी है तो आनुवांशिक मतलब बच्चे के अंदर भी वो आ सकती है। समझ गए? इसका जीता जाता उदाहरण, जीता जागता एग्जाम्पल, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे पैर की
इस फिंगर को आप देखेंगे तो छोटी है, देख सकते हैं सभी बच्चे। ये जो 2 नंबर फिंगर है, ये फिंगर ये बिल्कुल छोटी है, ठीक है। और सेम कंडीशन मेरे फादर की है, यानी कि मेरे पापा की भी फिंगर सेम ऐसी है, ये छोटी है और मेरी भी सेम छोटी है। तो ये क्या है, आनुवांशिक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यदि आपके पेरेंट्स में पहले से स्कोलियोसिस की डिजीज है तो वो आप में आ सकती है। तो पहला प्रकार आपको पता लग गया कि आनुवांशिक हो सकती है। दूसरा है जन्मजात, क्या बोलते हैं, जन्मजात, यानी कि जब बच्चा भ्रूण यानी कि अपनी माँ के पेट में होता है तब उसको जो कैल्शियम, प्रोटीन या जो भी मांसपेशियों का जो आदान प्रदान चाहिए वो उसको पूरा नहीं मिल पाता है। तब बच्चा जब भ्रूण में रहता है तो उस समय उसकी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन क्या होगा, रीढ़ की हड्डी को पूरा पावर नहीं मिलेगी, पूरा खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो वो लचीली रहेगी तो किसी भी एक साइड में दब सकती है, सी टाइप भी बना सकती है और एस टाइप भी बना सकती है। तो ये होगा जन्मजात। और एक होता है जो लास्ट स्टेज है कि किसी चोट लगने से या गलत कोई एक्सरसाइज करने से, हम एक्सरसाइज करते हैं और डेली हम यदि एक ही तरफ साइड बेंड करेंगे वस्तु खड़ी हो जाए। गलत एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं, दोनों पैर को मिला लें, हाँ, और आप साइड बेंड में आए, दोनों हाथ को मिला के। अब ये क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में झुकी, डेली यदि ये लेफ्ट ही साइड में इसी प्रकार से झुकती रहेगी और राइट साइड में नहीं झुकेगी तो इसकी रीढ़ की हड्डी सी टाइप बना लेगी। कंफर्म आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक ही तरफ झुकने से सी टाइप बना लेगी और वो आपको बीमारी हो जाएगी। रिलैक्स कर लें। तो इस प्रकार से गलत एक्सरसाइज करने से। दूसरा, कहीं पे गिरने से, यानी कि आप चल रहे हो कहीं पे गिर गए और आपकी रीढ़ की हड्डी आप उस प्रकार से गिरे ताकि रीढ़ की हड्डी आपकी बेंड हो गई, ऐसा हो सकता है। तीसरा कारण उसका ये हो सकता है चोट लगने से, यानी कि आपको किसी ने पत्थर मार दिया या किसी डंडे से मार दिया तो भी आपकी रीढ़ की हड्डी में स्कोलियोसिस हो सकता है। तो ये 3 प्रकार थे स्कोलियोसिस के। अब आपको पता कैसे लगेगा, मैंने बता दिया कि उसको पर्वतासन में लाना है, सामने की तरफ झुकाना और उसको चेक कर लेना। ये बात है योग की भाषा। यदि आप डॉक्टर के पास में जाओगे तो क्या करेगा, एक्सरे करेगा और एक्सरे के अंदर आपका आ जाएगा। अब इसका बेंड का भी कुछ रेशियो है। जो स्कोलियोसिस, जो रीढ़ की हड्डी का जो टेढ़ापन है वो यदि 10 डिग्री के एंगल तक है, उसमें कितनी डिग्री का बेंड है, 10 डिग्री से कम है, यानी कि 2 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। डिग्री की बात आप समझ रहे हैं। आपका एक ड्राइंग बॉक्स होता है, उसके अंदर डिग्री नापने का एक यंत्र होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम जब पढ़ते थे तब उसको बोलते थे चांद। अब आप डी, जो डी आकार का होता है उसकी डिग्रियां लिखी होती है। तो उसी प्रकार से स्कोलियोसिस की डिजीज को नापने के लिए स्कोलियोमीटर होता है। क्या होता है, स्कोलियोमीटर एक उपकरण आता है, वो पीठ के ऊपर रीढ़ की हड्डी पे लगा के डिग्री नाप लिया जाता है। तो किसी का डिग्री 10 डिग्री से कम है तो उसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि 10 डिग्री तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10 डिग्री तक आपका चलेगा, इतना नॉर्मल है। अब 10 डिग्री से और 24 डिग्री तक है, 10 डिग्री से 24 डिग्री तक है तो वो माना जाता है नॉर्मल केसेज। क्या माना जाएगा, नॉर्मल केसेज, यानी कि आप बेसिक एक्सरसाइज से उसको ठीक कर सकते हैं खुद ही। 10 से 24, 10 से 24 डिग्री तक। और यदि 25 डिग्री से 40 डिग्री तक है तो उसको बोला जाता है मध्यम कैटेगरी, मध्यम स्कोलियोसिस, यानी कि वो 20 का टेढ़ापन है, उसमें आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है यदि 40 डिग्री से अधिक है किसी का, तब उसको फिर बहुत ही ज्यादा सजग होना और तुरंत अपना डॉक्टर के पास जाकर के और अपना इलाज करवा लेना। तो ये इसका रेशियो था। 10 डिग्री तक आपको कुछ नहीं करना, 10 डिग्री से 24 डिग्री तक होगा तब आपको मध्यम है, और 40 डिग्री से लास्ट जब होगा तब वो आपका बहुत तेज है, ठीक है। अब उसको ठीक करने के लिए योग ने कुछ आसन बनाए हैं। योग में क्या बनाए हैं, कुछ आसन बनाए हैं कि स्कोलियोसिस की डिजीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
यदि 10 डिग्री से 24 डिग्री तक है तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज से उसको ठीक कर देंगे। तो वो एक्सरसाइज कौन कौन सी है आज हम बताएंगे आपको। और एक स्टूडेंट जो आ जाएगा वो गाइड का काम करेगा, सामने आ जाएगा और वो करके दिखाएगा। तो उसके लिए हम सुमित्रा को बुलाएंगे। सुमित्रा अपनी मैट को लेकर आ जाए और यहाँ पे ले आए अपनी मैट को। और जैसे सुमित्रा करेगी वैसे आपको सबको करना है, ठीक है। जैसे वर्टिकल बिछा लीजिए। चलिए आराम से बैठते हैं, ठीक है। तो पहला आसन हम देंगे पर्वत आसन। कौन सा आसन देंगे? पर्वत आसन। तो खड़े हो जाए बेटा, हाँ, और लेफ्ट टू राइट पर्वत आसन में आ जाए। हाँ, अब दोनों पैर को खोल लें अब यहाँ पे आप, यस। और दोनों हाथ को, शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़ो और नीचे की तरफ चलें, यस, इस प्रकार से। तो यहाँ पे पहला अभ्यास है पर्वत आसन, ठीक है, माउंट पोज। तो सभी पर्वत आसन में आ जाएं। इस प्रकार से दोनों हाथ की हथेली को लगाएं। यहाँ इनको देखना है बेटा, देखो दोनों हाथ किस प्रकार, हाथ लगा के रखें बेटा। हाँ, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे होंगी और दोनों हाथ सीधा और ये शोल्डर पार्ट नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसमें रीढ़ की हड्डी पे क्या होगा, खिंचाव पड़ेगा और वो सीधापन आएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद में दोनों पैर की एड़ियां आप देख सकते हैं इस प्रकार से खोल के रखना है ताकि बैलेंस आपका बना रहे। हाँ, सभी मेंटेन करके रखें और सभी महसूस करें क्या मेरी पीठ पे जो रीढ़ की हड्डी है उस पे तनाव आ रहा है। रिलैक्स, वापिस वज्रासन में बैठ सकते हैं सभी। तो ये पहला एक्सरसाइज या पहला आसन था हमारा। कौन सा आसन? पर्वत आसन। इससे आप उस टेढ़ापन को खत्म कर सकते हैं। दूसरा आसन, योग में दूसरा आसन दिया है बिल्ली आसन, गाय आसन। बिल्ली आसन, गाय आसन, या योग की भाषा में बोला गया है मार्जरी आसन। कौन सा आसन है? मार्जरी आसन। तो टेबल नुमा पोस्टर में आ जाएं, यानी कि एक इंसान अपने दो पैर की जगह पे चार पैर काम में लेता है। दोनों हाथ को भी क्या मानता है? वो पैर मानता है। तो इस प्रकार से दोनों पैर खुले हुए, दोनों घुटना, दोनों पैर का पंजा बराबर और दोनों हाथ भी उसी विड्थ में रहते हैं, ठीक है। दोनों हाथ शोल्डर के नीचे रहती हैं हथेलियां, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे सभी। हाँ, पैर को खोलें बेटा, पैर के घुटने को ओपन करके रखें जितना बॉडी वेट है। हाँ, अगर ठीक है सुमित्रा। अभी क्या करेंगे, इसको हम ब्रीथिंग के साथ करेंगे, सांस के साथ, ठीक है। जब ब्रीथ इन होगा तो गर्दन को ऊपर उठाना है और रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाना है, ठीक है। हाँ, ब्रीथ इन। आप देखें इसकी मुंडी को ऊपर उठाए तो रीढ़ की हड्डी पूरा नीचे दबी। अब जब नीचे दबी तो लेफ्ट या राइट किसी भी सी टाइप होगी या एस टाइप होगी तो अपनी जगह पे खिंचाव में आएगी, यानी कि वो सीधा अपनी जगह के ऊपर आके रुकेगी, उसको जहां पे आना होगा। पूरा खींच के रखें। हाँ, ब्रीथ आउट, पूरा ऊपर की ओर। अब उसको दूसरा पोज मिल रहा है, तब भी वो ऊपर सीधा होने की कोशिश करेगी अपनी जगह पे। हाँ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। वज्रासन में बैठ सकते हैं। यह आपका दूसरा अभ्यास हुआ। अभी तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास जानु शीर्षासन, बेसिक आसन, जानु शीर्षासन। लेफ्ट टू राइट हैंड सुनकर, और किसी एक पैर के घुटने को फोल्ड करके पंजे को थाई मसल के साथ में लगाएं और पूरा नीचे की तरफ झुकें। अब आप देखें कि इसकी रीढ़ की हड्डी पे पूरा यहाँ पे दबाव बनेगा। अपने माथे को घुटने से लगाएंगे तभी इसकी रीढ़ की हड्डी लेफ्ट राइट होगी, वो सिधाई में आएगी, ठीक है। चलिए सब स्टार्ट करिए और मेंटेन करके रखें। कम से कम 30 सेकंड यहाँ पे होल्ड करके रखें, 30 सेकंड। मेंटेन, 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 रिलैक्स, रिलैक्स कर लें।
नेक्स्ट आसन जो हमारा चंद्र नमस्कार के अंदर साइड बेंड, कौन सा अभ्यास है? साइड बेंड। तो खड़े हो जाएं। आप बैठे हैं, पहले आप लोग बैठे हैं, केवल वॉल्यूम के करके दिखाएगा थोड़ा। हाँ, दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएं। अब आपका यदि पता है आपको कि मेरा सी टाइप जो बना है वो इस प्रकार से बना है, इस आकार में, यानी कि राइट टू लेफ्ट ऐसे आकार में बना है। तो इस तरफ टेढ़ा है, तो इस तरफ टेढ़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे? इससे ऑपोजिट साइड में इसको साइड बेंड का अभ्यास करेंगे, ताकि जो बीच की जो हड्डी है वो किस तरफ जाए? ऑपोजिट साइड में जाए। भाई आपका आकार ये आकार है, इस प्रकार से। अब हम इस बॉडी को ऐसे झुकाएंगे, ये बीच का हिस्सा किस तरफ जाएगा? राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको उसके ऑपोजिट साइड में अभ्यास करना है साइड बेंड का। हाँ, और यहाँ पे होल्ड करना है कम से कम भी 15 से 20 सेकंड। इस प्रकार से आपको 4 से 5 सेट करना, ठीक है? रिलैक्स, सेकंड राउंड स्टार्ट। फिर पूरे बेटा जिस तरह बैंड का सी टाइप बनाया था ना मैंने, इस प्रकार से सी टाइप बना हुआ है, तो आपको उसके ऑपोजिट सीधी सी बात, ठीक है? हाँ, रिलैक्स, थर्ड राउंड स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स करना, बैठ सकते हैं आप। तो ये आपका नेक्स्ट अभ्यास था साइड में। अब क्या हो जाता है, क्लाइंट थोड़ा सा तरोताजा हो जाएगा और 10 से 15 दिन में वो करना स्टार्ट कर देगा इतना, क्योंकि ये सारे बेसिक पोस्ट थे। अब उसको एडवांस करने की जरूरत है कि रीढ़ की हड्डी को हमें ठीक करना ही, उसके दिमाग में आ जाएगा क्लाइंट के। तब उसको अगला एक आसन देना आपको, जिसको बोलते हैं वरिष्ठ आसन। कौन सा आसन? वरिष्ठ आसन या साइड प्लैंक। साइड प्लैंक। हाँ, चलिए तो दाहिनी करवट लेकर लेट जाएं आप। दाहिनी करवट, यस, करवट लेनी, दाहिनी करवट, यस। ये आप करवट नहीं समझते हैं ना? नहीं, ऐसे ये वजह से वस्तु लेकर के, हाँ, किस में करो, हाँ, ऐसे, बस ऐसे लेटना, ठीक है? अब इस पैर के पंजे के ऊपर ये पैर का पंजा होना चाहिए, ठीक है? और ये हाथ आपका इस शोल्डर के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे लाओ हथेली को, उठाओ कोहनी को, यस। और इस हाथ को ऊपर रखो और बॉडी को सीधा करने, बीच से ऊपर उठो, बीच से उठे, बीच से। मैं करके दिखाऊं? हाँ, मेंटेन करके रखिए, मेंटेन मेंटेन मेंटेन। इसको यहाँ पे रखने का मतलब एक यहाँ पे, हाँ, यस, हाँ, ये पैर ऊपर चढ़ाएं, इसके ऊपर बैलेंस बनाते हुए, हाँ, होल्डिंग, मेंटेन। यहाँ पे रीढ़ की हड्डी पे पूरा दबाव बनेगा, कहीं भी लेफ्ट राइट होगी तो वो बीचों बीच आएगी ही आएगी। यहाँ पे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो नीचे या ऊपर रहे, ठीक है? हाँ, रिलैक्स। अभी सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे एक बार। हाँ, आप अपोजिट साइड कर रहे हैं। हाँ, चलिए स्टार्ट। होल्डिंग, 1 2 3 4। हाथ को कमर पे रखो, ऊपर वाले को। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स करना। तो इसको बोलते हैं वशिष्ठ आसन या साइड प्लैंक, ठीक है? साइड प्लैंक। तो इस आसन को भी आप उसे करवा सकते हैं, तो आपकी जो स्कोलियोसिस की डिजीज है वो 2 से 2.5 महीने कंटिन्यू इन चीजों का अभ्यास करने से दूर हो सकती है, ठीक है? फिर भी किसी को यदि ज्यादा पेन हो रहा है तो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और बिना किसी योगा टीचर के एक्सरसाइज नहीं करवाई जाएगी, ठीक है? उस क्लाइंट के पास में योगा टीचर होना जरूरी है, ठीक है? तो अभी आप बता सकते हैं कि स्कोलियोसिस की डिजीज क्या होती है? आस्था गुप्ता। यस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन ही स्कोलियोसिस कहलाता है। स्कोलियोसिस की बीमारी कितने टाइप की होती है? 2 कौन सी होती है संगीता? हाँ, ठीक है, वस्तु बताइए। सी टाइप और एस टाइप, इनकी
प्रकार से सी आकार में घूम जाएगी वो सी टाइप, और इस प्रकार से घूम जाएगी वो एस टाइप। ठीक है। अब इसकी स्थिति क्या क्या हो सकती है? एक तो आनुवंशिक हो सकती है, यानी कि पेरेंट्स से वो बीमारी आ सकती है। दूसरा जन्मजात हो सकती है, यानी कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब उसको खुराक न मिलने से और रीढ़ की हड्डी कमजोर होने से वो कैसे भी घूम जाएगी। तीसरा लास्ट स्टेप में किसी चोट लगने से या कोई एक्सीडेंट होने से या गिरने से या गलत एक्सरसाइज करने से। और इनकी डिग्री की अपन बात करें तो 10 डिग्री से कम यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में बेंड है, टेढ़ापन है, तो आप क्या है नॉर्मल हो, उसका इलाज करने की जरूरत नहीं है। 10 डिग्री से 24 डिग्री तक है तो नॉर्मल केसेस, 24 डिग्री से 40 डिग्री तक है तो मीडियम केस, मध्यम वर्ग है। ठीक है। और 40 डिग्री से ऊपर है तब आपका क्या माना जाएगा, वो बहुत खतरनाक सी हो सकता है। ठीक है। अब इसकी लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जिसको स्कोलियोसिस की बीमारी है उसका क्या क्या हो सकता है? पहला पॉइंट, बैक में पेन होगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट, यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में या पीछे बैक में दर्द है तो आपको वो बीमारी हो सकती है। दूसरा, आपका जो कोर सिस्टम होता है, कोर सिस्टम ये बिल्कुल वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा कोर सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे आपको कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगा, या आपके शरीर में कमजोरी यानी कि चक्कर आना, या आप जहाँ पे बैठे हो और बैठ करके जब एक बार जब खड़े होते हैं तो आपकी आंखें टिमटिमा जाती हैं और लगता है कि मैं कहाँ हूँ, ऐसा महसूस होता है बॉडी में, कमजोरी का होना, वो भी आपका हो सकता है। या शोल्डर का टेढ़ापन, आप खड़े क्लाइंट को देखोगे तो आपके शोल्डर क्या मिलेंगे, एक ऊपर एक नीचे मिलेगा। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी टेढ़ा होगी किसी भी प्रकार, तो सी आकार में मान लो ये हुआ तो सी का आकार ऊपर वाला इस तरफ है तो शोल्डर भी क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा वहां से, तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसको स्कोलियोसिस की डिजीज है। दूसरा, एक पैर का छोटा बड़ा होना, दोनों पैर का क्या रहना, संतुलन में नहीं रहना, इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जिस तरफ टेढ़ा है ना उस ऑपोजिट पैर क्या हो जाएगा, ऐसे उठा हुआ नजर आएगा ऐसे। अब बॉडी में कुछ नजर आ रहा है आपको, ये पैर नीचे की तरफ और ये पैर ऊपर की तरफ है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, पैर क्या हो जाएगा, उठा हुआ नजर आएगा आपको, एक नीचा एक ऊंचा ऐसे नजर आएगा आपको। तो ये कुछ इसके लक्षण हैं। ठीक है। तो इन लक्षणों से आपको पता चल जाएगा कि ये स्कोलियोसिस की डिजीज है, और ये बच्चों में ज्यादा होती है, बाद में कम होती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो गलत एक्सरसाइज करने से उसको कोई कोच नहीं मिलता है, और वो कहीं भी जाता है, वो यदि एक्सरसाइज करने लग गया, इसको यहाँ से पकड़ा और ये पैर यहाँ पे रखा और बस ऐसे ऐसे झुकता रहेगा, वो डेली आएगा किसी चीज को पकड़ा और ऐसे झुकता रहेगा, तो रीढ़ की हड्डी क्या कर लेगी, आकार अपना बना लेगी, क्योंकि उसको एक्सरसाइज चेंज करना चाहिए ना, यानी कि 5 बार ऐसे किया तो फिर 5 बार उसको इस पैर से करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो ये था आज की आपकी स्कोलियोसिस डिजीज के बारे में। चलिए, तो बंद कर दीजिए।